नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू मैम, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, ये बताइए कि चिराग पासवान ने जब से ये ऐलान किया है कि वो विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, किसी रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे बल्कि जनरल सीट से लड़ेंगे, उसके बाद एनडीए में किस तरह का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है? सबसे पहले अंजू मैम, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग इतना इस ये न्यूज जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, लेकिन इंडिया के लिए तो खुशखबरी वाली न्यूज है। क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर आप वोटिंग पैटर्न को देखें, लोकसभा में भी जिस प्रकार से हुआ, तो चिराग पासवान का वोट कंप्लीटली ट्रांसफर हुआ था जेडीयू में भी, बीजेपी में भी, और उनको अपनी पार्टी में तो ऑब्वियसली मिलता है। देखिए, एक होता है अलायंस जहां पे समाजवादी पार्टी और बसपा अलायंस करती है, लेकिन एक दूसरे के जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है वो तो करीब आ जाते हैं मनमुटाव भुला करके, लेकिन उनका वोट जो है वो ट्रांजेक्शनल नहीं होता। उसके कई कारण हो सकते हैं। जाटव वर्सेस यादव की राइवलरी अपने आप में फेमस है यूपी में के संदर्भ में। इसी प्रकार से बिहार में भी अगर आप देखिएगा कि लालू वर्सेस जब तक नीतीश रहता है तब तक ठीक है, लेकिन नीतीश और लालू जब पास भी आते हैं तब भी आपने लोकसभा में देखा होगा कि वो कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन जब भी नीतीश और बीजेपी साथ में होते हैं वो कंप्लीट ट्रांसफर होता है। दूसरी बात, जनसुराज चूंकि पूरा इलेक्शन ही बिहार को लेकर के कैंपेन डिजाइन कर रहा है, तो एनडीए में एक ऐसा आपको चाहिए लीडर जो सिर्फ बिहार पर बात कर रहा हो, बिहार फर्स्ट बिहारी की बात कर रहा हो, और जिसका क्राफ्ट, जिसका कंट्रोल उसकी ऑडियंस के ऊपर हो, उसके लिसनर्स के ऊपर हो। और सबसे बड़ी बात जो चिराग की खासियत है, वो नरेंद्र मोदी जी से, मतलब मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, पर जब भी वो बिहारी अपने जनता के साथ चिराग पासवान जब कनेक्ट करता है ना, तो वन ऑन वन कम्युनिकेशन जो है वो करता है। जैसे मोदी जी का एक स्टाइल है ना, आप बताइए मित्रों ये होना चाहिए कि नहीं, तो सामने वाले लोगों को लगता है कि हाँ, एक तो हम मित्र हैं और ये हमसे पूछ रहे हैं कि ये काम होना चाहिए कि नहीं, फिर जनता आवाज देती है, वो जोश होता है। अगर आप चिराग पासवान के उस बॉडी लैंग्वेज को देखें तो बोलिए, आप बताइए बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के डेवलपमेंट में सबसे समस्याएं क्या है, एक दूसरे के साथ मिलकर सॉल्यूशन निकाले, और पीछे से जनता साउंड करती है, इको करती है। तो राजनीति के इस टर्म को जो है लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखते होंगे नोएडा में, किंतु मैं बिहार में बैठ करके जिस प्रकार से देख रहा हूं, ये एनडीए के लिए बहुत फायदेमंद है। अभी कुछ दिन पहले चिराग पासवान और नीतीश कुमार जी की बहुत बढ़िया मीटिंग रही। उससे पहले नीतीश कुमार जी की जो रैली अभी रिसेंटली हुई थी, मोदी जी वाली रैली जो विक्रमगंज में हुई थी, वो भी सक्सेसफुल ही रही है। ऐसा कुछ जो इको हो रहा है कि खराब है, वो नहीं हुआ। इसी प्रकार से अगर आप देखिए, चिराग पासवान हमेशा से नरेंद्र मोदी के करीबी जाते हैं, और इनफैक्ट वो तो स्वयं 2 कदम आगे जाके बोलते हैं मैं तो हनुमान हूं। तो भाई, हनुमान लंका जलाएगा तो किसकी जलाएगा? लंका विरोधी की जलती है, तो वो तो भाई जलाएगा जलाएगा। और देखिए, ये आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ चिराग पासवान, ये फेस ऑफ तो होना ही ना था मैम। इस फेस ऑफ से आप और हम कितने दिन तक भागते? अगर किसी की पार्टी को लेकर के, अगर एक सेकंड के लिए जो विपक्ष का पत्रकारिता जगत में, कहता हूं पत्रकारिता आज इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सत्य है, लेकिन जो लेफ्ट कॉर्नर में बैठे हुए पत्रकार हैं जो ये कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, एक सेकंड के लिए उनकी बात भी सत्य हम मान ले, तो एक ना एक दिन फिर भी ये होना था। चिराग पासवान की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्यों ना हो बिहार के संदर्भ में, वो क्यों बिहार के संदर्भ में अपने आप को सीएम के तौर पे भविष्य में, भले वो 2030-35 की, क्योंकि बहुत युवा है, तो लेकिन वो अगर 35 में भी अपने लिए सोच रहे हैं, 30 में भी सोच रहे हैं, तो प्रेजेंट तो आज ही करना पड़ेगा, फेस ऑफ तो आज ही करना पड़ेगा, लड़ना तो आज ही पड़ेगा। तो वो लड़ाई सामने है, और आने वाले समय में आप देखिएगा तीखा प्रहार होगा राजद की तरफ से चिराग पासवान पर। हालांकि चिराग पासवान राजनीति में व्यक्तिगत प्रहार नहीं करते, तो व्यक्तिगत प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन राजनीतिक प्रहार जब करने की बारी आएगी तो तेजस्वी यादव भी सावधान रहे और उनकी पूरी आरजेडी भी सावधान रहे। और जहां तक मुझे पता है कि चिराग पासवान अपनी आईटी सेल पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके पास कोई अपनी आईटी सेल नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की को बता दूं, उनका अपना कोई आईटी सेल नहीं है।
लेकिन चिराग पासवान के समर्थन में बहुत सारे बिहार के ऐसे यूट्यूबर हैं, लोकल यूट्यूबर हैं, जो किसी भी हद तक कर गुजर सकते हैं, उनकी एक आवाज पर। तो ये अपने आप में उनका करिश्मा तो है, ये तो मानना पड़ेगा। पर अभिषेक जी, चलिए आपके हिसाब से एनडीए को खुश होना चाहिए अगर चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि केंद्र की राजनीति से किनारा करके मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की राजनीति करना चाहता हूं। लेकिन नीतीश बाबू का क्या होगा? आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही अमित शाह ने भी बिहार में आकर कहा था कि अगला चुनाव भी विधानसभा का उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो चिराग पासवान अगर फेस बनते हैं तो जेडीयू में भी तो खलबली मचेगी, नीतीश बाबू को भी तो लगेगा कि मैं साइडलाइन हो गया। भले ही उनकी उम्र हो रही है, लेकिन वो खुद को तो मानकर चलते हैं ना कि इस बार भी सीएम वही बने। पूरे इंटरव्यूज अगर चिराग पासवान जी के देखें तो उसमें उन्होंने कहीं नहीं कहा कि वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने हिसाब से मतलब निकालेंगे तब तो फिर पत्रकारिता, बहुत सारे लोगों को मैं कह रहा हूँ, आप हम अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, छोड़ देना चाहिए। क्योंकि मतलब देखिए, जो सामने वाला बात कहता है आपको उस उतना ही सुनना चाहिए, उतना ही समझना चाहिए और उसी के हिसाब से देखना चाहिए। अभी रिसेंटली नीतीश कुमार जी से 10 दिन हुए नहीं और चिराग पासवान मिल के आए हैं, बहुत अच्छी मीटिंग रही है। तो चिराग पासवान ने तो नहीं कहा कि वो जदयू बीजेपी के नेतृत्व में नहीं लड़े, वो अलायंस का हिस्सा है। वो बिहार से अगर चुनाव लड़, देखिए बहुत ऐतिहासिक है। आज तक स्वयं को लोग दलित नेता कह के प्रेजेंट करते रहते हैं। एक उस समाज से आने वाला नेता कह रहा है कि मैं जनरल सीट से लड़के दिखाऊंगा कि मेरे लिए सभी लोग बराबर हैं। देखिए, तड़प इस बात की है कि एक नेता जो है बिहार में ऐसी राजनीति कर रहा है जो जाति से हटके है, विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ, राजनीति के खिलाफ, जो राजद की परंपरागत राजनीति रही उसके खिलाफ एक नेता खड़ा हो रहा है। तो बहुत सारे पत्रकारों को, जो राजद के तनखैया पत्रकार हैं, कांग्रेस के तनखैया पत्रकार हैं, पर मंथली पेमेंट सिस्टम वाले पत्रकार हैं, उनको तकलीफ तो है। क्योंकि रोकने का कोई बहाना चाहिए। अभी देखिए, लोग कहते हैं कि चिराग पासवान ने क्या, कि मैं बताऊं, बिहार में बहुत टफ होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना। बेगूसराय में कैंपा कोला का 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। ब्रिटेनिया की फैक्ट्री आई है बक्सर में। छोटे छोटे चंक्स में से ही, कोई रातों रात परिवर्तन तो होता नहीं दीदी। रातों रात परिवर्तन मैं क्यों कहता हूं? नीतीश कुमार जी के बारे में बहुत सारी बातें होती है। देखिए, एक विजन बताता हूं और विजन को कैसे कंप्लीट किया जाता है उसको समझाता हूं। बिहार में आपने बहुत दिनों से पत्रकारिता है, बहुत दिनों से आप पत्रकारिता स्वयं कर रही है। बिहार के बारे में आप सुना करती होंगी, जानती होंगी कि शाम 5 बजे के बाद 2004 से पहले बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। जिस प्रकार के जंगल राज थे, जिस प्रकार के हालात थे, ये सब हम जानते हैं। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले 2005 में उन्होंने लड़कियों को साइकिल देना शुरू किया। साइकिल पर चढ़ के वो कोचिंग पढ़ने गई, स्कूल पढ़ने गई, पुस्तक देना शुरू किया, बुक्स फ्री में देना शुरू किया। तो जब बुक्स मिली, साइकिल मिली, स्कूल मिला, ट्यूशन मिला, उसके बाद वो पढ़ी। पढ़ी तो फिर उन्होंने अगला कदम उठाया, 45% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड ग्रीड। 45% महिलाओं को उन्होंने आरक्षण दे दिया। इसके बाद आप देखिए, चाहे टीचर्स की नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, पुलिस विभाग की नौकरी हो, पुलिस विभाग की नौकरी में अब आप तुलना कीजिए, रात को पटना में एक महिला रात के 12 बजे 2 बजे पटना की सुरक्षा के लिए तैनात है, और एक वो समय जब महिला शाम के 5 बजे के पहले बाहर नहीं निकलती थी। अगर ये महिला सशक्तिकरण नहीं है तो मुझे कोई वामपंथी, कोई फेमिनिस्ट बताएं महिला सशक्तिकरण का परिभाषा फिर होता क्या है। और वो करके दिखाया नीतीश कुमार ने। बात नहीं होती नोएडा ऑफिस के पत्रकारों के द्वारा, ये बात नहीं की जाती, ये बात अलग है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये करके तो दिखाया, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब रही बात विवाद की, तो विवाद तो साथ में चलती है, राजनीति है जी। और दूसरी तरफ अगर आप ये कह रहे हैं कि चिराग से कहीं कोई खतरा नहीं है नीतीश बाबू को, तो ये मानकर चला जाए कि एनडीए नीतीश बाबू की अगुवाई में चुनाव लड़ेगा तो सीएम की कुर्सी भी उनके नाम पर ही रहेगी। चिराग की कहीं कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि वो सीएम बने। अब देखिए, मैं तो एक पत्रकार आदमी हूं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्या भविष्य क्या होगा, लेकिन उनके नेतृत्व में जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। रिजल्ट के बाद क्या होगा, कैसे होगा, ये तो गठबंधन के लोग बैठ के तय करेंगे। जो विधानसभा में पहुंचेंगे, विधायक दल की बैठक होगी, वो तो अलग परिदृश्य होगा। लेकिन मैं नहीं मानता कि कोई यहां पर कम से कम एनडीए में
कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, मुझे कम से कम, मैं जेएनडीए के जितने लोगों से मिला हूं पत्रकारिता के दौरान, प्रश्न होते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसके हिसाब से हम भी स्पेकुलेशन करते हैं ना कि क्या चल रहा है। तो मुझे एनडीए बहुत ज्यादा इंटैक्ट दिख रहा है। इनफैक्ट दरार तो महागठबंधन में है। दरार महागठबंधन में है। और दूसरा ये समझाइए कि चिराग के आने से तेजस्वी के लिए कितना खतरा है, क्योंकि ये तो माना ही जा रहा है कि भले ही इंडी गठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम फेस ना बनाया जाए, लेकिन एक तरह से चुनाव तो उनकी अगुवाई में ही लड़ा जा रहा है ना। देर इज नो डाउट कि फेस ऑफ तो होना ही है, और ये फेस ऑफ की शुरुआत 2024 के लोकसभा में ही हो गई थी, ऐसा नहीं है। जब चिराग जी के माता जी के लिए जिस प्रकार के शब्द मंच से बुलवाए गए थे, और उसी मंच पे तेजस्वी यादव थे। बहरहाल मैं वहां पर नहीं जाता, उस तरह की चीजों को मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहता, पर ये सारी चीजें हैं कि देखिए फेस ऑफ होगा, और बिहार का चुनाव बहुत बहुत मतलब खतरनाक कह सकते हैं। इस बार महाभारत से कम नहीं होगा बिहार का चुनाव, और ये महाभारत होगा तभी जाकर के पांडवों की सत्ता आएगी, और फिर एक निर्माण होगा, नया निर्माण होगा। ये बात भी आपको तय कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि पांडव तो फिर भी यहाँ से आप जिनके संदर्भ में बोल रहे हैं वो सत्ता में नहीं, कंप्लीट सत्ता में नहीं। 160, 65, 70 विधायक होना और किसी तरह 130 विधायक होना, दोनों में बहुत अंतर है। इस बार मुझे लगता है कि जो चुनाव होगा वो तेजस्वी यादव का के लिए और राजद के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। अगर तेजस्वी यादव इस बार सत्ता से दूर रह गए तो राजद की कहानी समाप्त होगी, और फिर वहां से चिराग का उदय होगा। और फिर आने वाले समय में आप देखिएगा कि चिराग सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रहेंगे, चाहे किसी तरफ से भी रहे, और उनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि वो काम करके देखिए, जो डिलीवरी है ना चिराग की, वो बहुत शानदार रही है। जो उनके काम करने का स्टाइल है वो बहुत शानदार रहा है। और पर सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग के ऊपर जिनका हाथ है ना, वो इस वक्त देश के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कोई माने ना माने, यही सत्य है। और आपको याद होगा पिछली बार के विधानसभा चुनाव ही थी शायद, जब एनडीए से अलग हो गए थे चिराग पासवान, तब ये भी कहा गया कि वो मोदी के हनुमान हैं, उनके कहने पर ही उन्होंने वो कदम उठाया था। अब देखिए, वही बात है अंजू मैम कि इसको आप ऐसे भी सोच सकती हैं कि अगर कहा गया कि अलग लड़ लो, तो उनका जो निष्ठा था, या उनको जो नरेंद्र मोदी जी के साथ कनेक्शन है, बोला कोई बात नहीं, एक बार ये भी रिस्क ले लेते हैं। तो अगर जो भी है इस पूरे प्रोसेस में, अगर आप देखिए, वो चिराग पासवान ने अपने विचार को चेंज नहीं किया। चिराग पासवान तब भी 145 सीट पर 2020 में भी लड़े, तो बिहार को उन्होंने 2020 में भी नहीं छोड़ा था। और आप देखिए कि चिराग पासवान को तोड़ने के लिए कौन कौन से षड्यंत्र नहीं हुए। उनके खुद के चाचा को तोड़ा गया, उनके खुद के सांसदों को तोड़ा गया, वो भी तब जब किसी के पिताजी का तुरंत देवासन हुआ हो तब। तो आज कई लोग जब कहते हैं कि आपने अपने जीजा जी को क्यों सांसद बनवाया, भाई उनके जीजा जी उस वक्त चिराग के साथ खड़े रहे, चिराग के टफ टाइम में खड़े रहे। तो विश्वास पात्र आदमी को ही तो राजनीति में अपने साथ लेके चलता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप कह रहे हैं कि ये विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर वो सत्ता से दूर रह जाते हैं तो आरजेडी एक तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन आरजेडी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है दो भाइयों के बीच में, जिसमें जयचंद को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, खुद तेज प्रताप लिखते हैं कि पार्टी के अंदर कुछ ऐसे जयचंद हैं जो उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये पूरा जो कांड हुआ है इससे भी नुकसान आरजेडी को होगा या नहीं होगा? देखिए, ये तो एक पारिवारिक मामला है, उस पर तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो राजनीति को समझता हूँ ना मैम, वो ब्लैक एंड व्हाइट की जगह नहीं समझता। वो बीच में ग्रे शेड भी होता है, कलरफुल शेड भी होते हैं राजनीति में। देखिए, राजद में लालू जी के बाद उस पार्टी के लिए पावर सेंटर तो बनेंगे ना, चाहे वो रोहिणी की महत्वाकांक्षा हो, तेजस्वी की महत्वाकांक्षा हो, या मीसा भारती की महत्वाकांक्षा हो, या तेज प्रताप यादव की महत्वाकांक्षा हो, वो तो होगा ना। तो इस विधानसभा में बहुत सारे लोग, आप देखिए, राजनीति की कड़वी सच्चाई आप भी जानते हैं, विधानसभा में टिकट बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, और ये पत्रकारों को कम से कम इस मामले में निष्पक्ष होकर बोलना चाहिए। तो और राजद तो इसके लिए फेमस रही है, टिकट खरीद फरोख्त में। तो सबके हिस्से में कुछ ना कुछ टिकट तो आते हैं। इस मामले में अगर कंप्लीट सस्पेंशन हो जाता है, उनसे दूरी हो जाती है, तो कम से कम अगर
तेज प्रताप के यादव के हाथ में 10 लोगों को भी टिकट देने का पावर होता तो कम से कम वो तो छीन लिया गया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लालू प्रसाद यादव जी का जो सस्पेंशन वाला ट्वीट था, तो उसकी स्क्रिप्ट को अगर आप पढ़ें और उसको कोट करते हुए जो रोहिणी यादव ने ट्वीट किया, उन दोनों के स्क्रिप्ट को पढ़े तो बड़ी सिमिलरिटी लगती है। ऐसा लगता है किसी सेम ब्रेन के द्वारा या सेम टच पैड के द्वारा वो सारी चीजें लिखी गई है। अब ये मेरी क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहा था। तो आखिर मीसा भारती ने फिर उस पूरे संदर्भ में कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं की? यानी पावर वाली जो बात मैं कह रहा हूं वो तो है, कोई तो है। और मीसा भारती के हस्बैंड भी राजद में जिस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है वो काफी पॉपुलर है। और पिछले कई दिनों से जो हरियाणा में से चला रहे हैं पूरा सोशल मीडिया, तो हरियाणा वाले साहब के भी अगेंस्ट काफी एंगर है कि भाई तेजस्वी यादव तक पहुंचना मुश्किल है। तो ये पूरे प्रकरण को अगर आप देखें ना जो मैम, तो एक बात श्योर है कि समथिंग इज वेरी मेसी इन राजद। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि लालू यादव अब ड्राइविंग फोर्स पर नहीं है, ड्राइविंग सीट पर नहीं है। समवन हु इज डूइंग एब्सोल्यूट मेस इन द नेम ऑफ लालू प्रसाद यादव, देयर इज नो डाउट इन दैट। और ये बाहर निकलेगा अब चुनाव के समय निकले या चुनाव से कुछ महीने पहले निकले, क्योंकि निकलेगा जरूर। बीजेपी भी तो जयचंद वाले खेल में कूद गई है ना। उनका कहना था हम बताएंगे जयचंद कौन है, कोई संजय यादव है राज्यसभा के सांसद, उनका नाम बीच में आ रहा है। तो वही आपको वही हरियाणा वाले, वही हरियाणा वाले। अच्छा, वही हरियाणा वाले हैं। तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं परिवार का जो झगड़ा है पार्टी के गले की फांस ना बन जाए, चुनाव बिल्कुल सिर पर, और ऐसी जो बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं जनमानस के पर असर करती है, तो खामियाजा तो कई बार भुगतना पड़ सकता है। टाइमिंग बड़ी खतरनाक है इस पूरे ड्रामे की। देखिए, ऐसी कोई पारिवारिक पार्टी आपके नजर में है जिसमें पारिवारिक कलह ना हुआ हो सत्ता के लिए? 1984 में सोनिया गांधी मेनका गांधी की लड़ाई के चक्कर में इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी और वरुण गांधी को कैसे उनके बक्से के साथ फेंक करके घर से बाहर निकाला, ये छुपी हुई है। चलिए दूसरी राजनीतिक दल के बारे में बात कर लेते हैं, समाजवादी पार्टी। जब मुलायम सिंह यादव जी अपने अंतिम दौर में थे तो वो समाजवादी पार्टी अलग बना बैठे शिवपाल यादव, और किस प्रकार से टिकटों के लिए लड़ाई हुई, किस प्रकार से स्टेज पर आपने देखा माइक छीना छीनी हुई, किस प्रकार से अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह के साथ बर्ताव किया, वो सब मीडिया के सामने है। बिल्कुल। अब स्टालिन वाली पार्टी पे ही देख लें, वाद विवाद तो वहां भी हुआ। अब चले जाइए बाला साहब ठाकरे के, तो वहां भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के विवाद हुए, किस प्रकार से चूंकि चाचा जीवित थे वहां पर, कम से कम ये बात रहेगी। तो राज ठाकरे ने कुछ बोला नहीं, वो चुपचाप चले गए, लेकिन वो विवाद काफी गहराया। इसी प्रकार से अगर आप देखिए तो स्वयं जिसके बारे में, चिराग पासवान जी के बारे में जो बात हो रही थी, उनके चाचा उनके सांसदों को तोड़ फोड़ के निकले, ये सारी चीजें हुई। तो पावर जहां होगा ना, और किसी और के द्वारा पावर खड़ा किया गया होगा, तो जब वो जा रहा होगा तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो पावर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। ये कोई संघ या फिर बीजेपी जैसी अनुशासन वाली राजनीतिक दल ये लोग नहीं है। आप देखिए कि किस प्रकार से ओबीसी समाज से आते थे कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी, उनको लात मार के बाहर निकाला गया जब कांग्रेस अध्यक्षा बनी सोनिया गांधी। तो पावर सेंटर कैसे ट्रांसफर हुए और क्या क्या हुआ। तो ये राजनीतिक दल जो परिवार से जुड़े होते हैं ना, उनमें ये ऑब्वियस है, ये होना ही है, क्योंकि ये प्रजातंत्र है ही नहीं। ये एक अलग तरह का मतलब वो उसमें कोई एक आध कोई निकल जाए बहुत अच्छा नेता, पर सब जगह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं चिराग को बड़ा एडमायर करता हूं कि चिराग एक्चुअली में सिर्फ अपने साथ लेके गए तो अपने पिता की विरासत लेके गए, और एक सांसद जो स्वयं थे, वहां से पार्टी को खड़ा किया है। तो चिराग पासवान अभी जो रामविलास पासवान लोजपा लेकर के चल रहे हैं, ये पार्टी उनके पिता ने बनाई जरूर थी, लेकिन उनके पिताजी के जानते ही वो पार्टी का पूरा पावर बैलेंस किसी ने छीन लिया। उसके बाद चिराग पासवान ने स्वयं को संभाला उन परिस्थितियों से, और एक नई पार्टी लिटरली, क्योंकि मैं
उस दौर में भी चिराग पासवान जी का साथी रहा हूं, वहां पे अक्सर आना जाना होता रहा, जब वो एकमात्र सांसद थे और एक कमरे में बस पार्टी चल रही थी। तो वो दौर तो मैंने देखा है, इसलिए मैं चिराग पासवान का जो है वो बहुत मानता हूं कि आदमी स्ट्रगल को स्ट्रगल के तरह पे लेता है और फिर स्वयं उस स्ट्रगल के फेज को पार करके निर्णायक लड़ाई लड़ता है। तो ये निर्णायक लड़ाई चिराग पासवान लड़ रहे हैं, जबकि राजद में कोई निर्णायक लड़ाई नहीं हो रही है। वहां निर्णायक लड़ाई ये हो रही है कि कौन पहले राजद के केंद्र बिंदु में आएगा और उसके बाद उसके सत्ता की लड़ाई शुरू होगी। तो यहां तो लड़ाई दो अलग अलग चीज की है ना। तो दोनों का तुलना ही अगर नोएडा दफ्तर में बैठे हुए कुछ पत्रकार कर रहे हैं, एब्सोल्युटली रबिश, ये होना ही नहीं चाहिए। दोनों अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं। चिराग पासवान ने स्वयं को प्रूव कर दिया है, तेजस्वी यादव को स्वयं को प्रूव करना है। वो लालू यादव जी के द्वारा बिठा दिए गए हैं वहां पे, प्रूव नहीं किया है। दोनों में अंतर है जी। पर इस पूरे कांड के चलते कहीं आरजेडी में भी आपको लगता है दो फाड़ हो सकते हैं? क्योंकि अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो कह दिया कि वो कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि हम सब जानते हैं कितना जनाधार उनका बिहार में है, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर तो अलग हो ही गए। लेकिन क्या आरजेडी में आपको लगता है आगे चलकर कहीं कोई मनमुटाव से दो फाड़ हो जाए पार्टी में? हो सकता है, लेकिन जब तक मुझे लगता है लालू प्रसाद जी जीवित रहेंगे तब तक तो नहीं होगा। यह कहानी बढ़ेगी उनके मृत्यु के बाद ही जो होना है। तो जब तक वो जीवित है, वो थोड़ा सा ये नहीं, ठीक नहीं लगता ना राजनीति में भी वो लोग जो पावर बैलेंस खेल रहे हैं, तो वो तब तक देखेंगे। और बिहार की राजनीति में पीके को आप इस वक्त कहाँ देख रहे हैं? प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं? सुना उनके खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज हो गई है। नहीं, वो तो राजनीति में होती रहती है, वो अलग बात है, कोई एज सच बड़ी बात नहीं है। देखिए, प्रशांत किशोर जिस रास्ते पर हैं, उस रास्ते पर मैंने कई नेताओं को देखा है और एक्सपीरियंस कुछ विशेष नहीं है, क्योंकि उनका संविधान कुछ कहता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ कहती है। ये मुझे बहुत कुछ केजरीवाल की याद दिलाते हैं। और नहीं, ये वास्तविकता है। देखिए, मैं 2 मिनट में साबित कर रहा हूं। केजरीवाल के भी हाव भाव जैसे ही मुस्लिम एरिया में जाते थे वो बदल जाते थे, और तब ये पूछा जाता था कि आप जो मुस्लिमों के लिए सॉफ्ट होते हैं, अगर आप बिहार की ही बात कर रहे हैं तो आप में उसमें हिंदू मुस्लिम सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर का जब मजमा चलता है हिंदू इलाकों में, तो अलग ढंग का ट्रीटमेंट दिखता है, अलग ढंग का पहनावा पोशाक दिखता है। वो पोशाक पहनावा, बहुत सारी चीजें जो है वो बदल जाती है मुसलमानों के एरिया में जाती। तो अब दूसरी बात कि भाई, अगर आप आम आदमी पार्टी के झंडे को देखें, किसान यूनियन के झंडे को देखें, तो वो ये जो येलो पार्ट है, जो सिंबोलिज्म है, जिसे कलर कोड कहता हूँ, वो प्रशांत किशोर में भी नजर आते हैं। दूसरी बात, सब मुझसे पूछते हैं कि भाई कौन किसका वोट तोड़ेगा। भाई, ये सोच लेना हिंदुओं का कि मुसलमानों का वोट प्रशांत किशोर तोड़ लेंगे, ये महज बेवकूफी है। क्योंकि मुसलमानों का वोट अच्छे अच्छे माई के लाल नहीं तोड़ पाते। उसका मकसद जीवन में सिर्फ एक है, एनडीए को हराना, बीजेपी को हराना। तो इसके चक्कर में फंसने के बजाय जो आपके पास है उसको समेटिए। अब प्रशांत किशोर वहां तो तोड़ नहीं पाएंगे। ये जरूर है कि प्रशांत किशोर शाहाबाद प्रमंडल में भाजपा के वोट मुझे डेंट करते हुए थोड़े बहुत दिखते हैं। राजद का कोई तोड़ पाएंगे विशेष, आई रियली डाउट ऑन दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए ये मुस्लिम वोट बैंक की ही मारामारी है। बाकी लोगों को, एनडीए को तो पता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, और अगर चिराग का नाम आ रहा है, वो बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत ही ये बीजेपी की तरफ से लिया गया फैसला मुझे नजर आता है। ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि राजनीतिक पारी उनकी बहुत लंबी है, आगे चलकर वो एक बड़े नेता बनेंगे मैं भी। तो नहीं मानता कि बीजेपी की तरफ से ये फैसला लिया गया। मैं तो मानता हूँ ये कंप्लीटली चिराग का फैसला है। लेकिन अब वही बात है कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। चिराग इंडिपेंडेंट आदमी है, बहुत अलग ढंग से सोचता है। उसके लिए आप एक बार चिराग पासवान के साथ आधे घंटे बैठ करके जब आप बात करेंगे, उसके विजन को समझेंगी, बिहार को लेकर के वो कैसे सोचते हैं उसके बारे में जानेंगी, तो आपको पता चलेगा उनके पास बहुत कुछ है जो वो बिहार के लिए करना चाहते हैं, जो रह गया है। तो कोई बात नहीं, आदमी ट्राई तो कर ही सकता है। देखिए, रिजल्ट उनके हाथ में नहीं है, ट्राई तो कर ही सकता है ना।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है अभिषेक जी, राजनीति में बहुत कुछ जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो कुछ पर्दे के पीछे होता है वो आपको और हमको दिखता भी नहीं है। देखिए, उसके एक नतीजे बात मैं बाहर आते बता हैं, दूँ, चलते हैं। बीजेपी 260 पर होती ना, तो ये मैं मान लेता कि बीजेपी वो रिस्क उठा सकती थी। बीजेपी मैम 240 पर है। हुँ, वो एंटी जेडीयू का रिस्क कभी नहीं उठाएगी, कभी नहीं बिल्कुल। उठाएगी। ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। ये बिल्कुल एक लेफ्ट का नैरेटिव फैलाया हुआ ट्रैप है, मैं मानता हूँ, कि एनडीए को तोड़ा जा सके। हुँ। लेकिन चलिए, राजनीति में जब भी कुछ इस तरह के बदलाव आते तो कई तरह के कयास लगाए जाते हैं, लेकिन जब नतीजे आएँगे, जब चुनाव की तरफ आगे बढ़ा जाएगा, तब बहुत सी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन आपने बिहार की राजनीति में जो कुछ चल रहा है, उस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम।